हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास साइंस का जो सीबीएसई द्वारा सैम्पल पेपर जारी किया गया है वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये सैम्पल पेपर आप ज़रूर बनाइए। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये देख लीजिए, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख एक कार्बन यौगिक की संरचना को दर्शाता है। इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड है, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड है C, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है O, फिर सिंगल बॉन्ड है O, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH2 और सिंगल बॉन्ड है CH3। कह रहा है कि इस अणु में इलेक्ट्रॉनों के कितने आबंध हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये 3 है, 3 2 5 है। इसमें जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है ये 3 है, 3 2 5, 5 है, 2 7 और 3 10। 10 तो यहाँ पे लग रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 10 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15, 2 17। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। और किस हिसाब से हम काउंट किए हैं वो आप देख लिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो कितने आबंध हैं, तो 17 आबंध हैं। बी इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि C4+ का अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ऐसा Pb4+ के साथ नहीं है, जबकि दोनों एक ही समूह से संबंधित है। ऐसा क्यों? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए कि C का आकार Pb के तुलना में बहुत छोटा होता है और 6 प्रोटॉन वाले नाभिक से 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों एक ही समूह में संबंधित है, लेकिन दोनों का जो है सो अस्तित्व क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो आपका इसमें है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है सो आपको इसमें दे दिया गया है कि आवर्त सारणी के निम्नलिखित खंड पर विचार कीजिए। समूह संख्या, आवर्त द्वितीय तृतीय चतुर्थ दे दिया गया है, और उसके बाद जो है सो आपको यहाँ पे A B C और D इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट्स आएगा वो आपको बताने हैं। तो आप देख लीजिए इसमें कि लिथियम के बाद A है और उसके बाद पोटेशियम है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सो आपको मैग्नीशियम के नीचे में B है, एल्युमिनियम के ऊपर में C है और सिलिकॉन के नीचे में D है। तो ABCD आप जो है सो देख लीजिए, A की जगह पे सोडियम आएगा, B के जगह पे कैल्शियम आएगा, और C की जगह पे बेरियम आएगा, और D के जगह पे गैलियम आएगा। तो एक बार जो है सो इसको आप वहाँ पे भर के और एक बार याद कीजिएगा। इसी का अथवा और का जो क्वेश्चन है, और का जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके सापेक्ष आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे A- है, A+ है और A है। तो इसको जो है सो आप जो बनाएंगे तो आप देख लीजिए, सबसे पहले A+ आएगा। A+ लेस देन होगा A से, और A लेस देन होगा A- से। तो इस प्रकार जो है सो आप इसको जो है सो व्यवस्थित कीजिएगा। ये जो है सो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सो ये दिया गया है, पहले A+, उसके बाद A और उसके बाद A-। इसी का जो है सो आपको B जो है सो क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह होते हैं। तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होता है, और समूह की संख्या कितनी होती है, 18 होता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है सो क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको ये आरेख दे दिया गया है आपको,
और इस आरेख के हिसाब से कह रहा है कि दिया आरेख दर्शाता है कि P और Q परस्पर संयोजन कर R बनाते हैं और यह R फिर S, T, U और V उत्पन्न करता है। यहाँ P, Q, R और S क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो इसमें जो है सो इसका जो आंसर होगा ये देख लीजिए कि P और Q गैमेट्स नर और मादा को प्रदर्शित कर रहा है। R जो है सो जाइगोट को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि S भ्रूण को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन जो है सो बहुत बार आ चुका है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन जो है सो आप सही ढंग से जो है सो देखकर आप जाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आपको बताते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट एक बार सही से इसका ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख का कौन सा भाग उन स्थितियों को प्रदर्शित करता है जो एक बीज के अंकुरित होने पर एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और इस हिसाब से ये फिगर दे दिया गया है। यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे उचित तापमान है, यहाँ पे A, B, C और D है, यहाँ पे जल दे दिया गया है। तो आप इसको जो आंसर लिखेंगे ये इस हिसाब से लिखेंगे कि B बीज आमतौर पर उस मिट्टी में अंकुरित होते हैं जहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि एंजाइमों को सक्रिय करके बीज को अंकुरित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने के लिए उपयुक्त तापमान और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें आप इस हिसाब से आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि एक नीले रंग के फूल के पौधे को बीबी द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कि सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे के साथ संकर होता है, जिसे स्मॉल b और स्मॉल b द्वारा दर्शाया जाता है। तो ए में क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन फूलों के रंग का उल्लेख कीजिए जिनकी आप उनके F2 पीढ़ी के पौधे में अपेक्षा करते हैं। तो इसका 5 का जो ए का जो है सो आंसर जो हो जाएगा, आप इस हिसाब से डायग्राम आप बना सकते हैं। और उसके बाद ए में आप देंगे कि F1 पीढ़ी के सभी फूल नीले रंग के होते हैं। F1 पीढ़ी के सभी फूल नीले रंग के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बी में है कि F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में सफ़ेद फूल वाले पौधे का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इसके लिए जो है सो यहाँ पे देखिए कि अनुपात जो है सो नीले फूल और सफ़ेद फूल का जो अनुपात होगा 3:1 का होगा। और सफ़ेद फूल का प्रतिशत कितना होगा कि यहाँ पे रेशियो 1 है, तो इसका टोटल सम नीचे आ जाता है 3 और 1 4, 1/4 और मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 25% हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो 5 क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट जो है सो ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो एक डायग्राम दे दिया गया। आकार है कि एक तांबे का तार चुंबक के ध्रुवों के बीच है। तार में विद्युत धारा को विपरीत दिशा में किया जा सकता है। चुंबक के ध्रुव को बदला जा सकता है। बल दिखाई गई 4 दिशाओं में से कितनी दिशाओं में तार पर कार्य कर सकता है? अब यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिएगा। इसका जो आंसर लिखेंगे हम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा के लिए 2 संभावनाएं हैं। एक जो है सो ऊपर बल लग सकता है और एक नीचे लग सकता है। बस आपका पहला में आंसर आप यही देंगे कि कितने दिशाओं में तार पर कार्य किया जा सकता है, एक ऊपर और एक नीचे। इसका जो अथवा का क्वेश्चन है और में क्वेश्चन है आपका, एक सीधी विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे? समझाइए। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे
दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करके दिशा ज्ञात की जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि यदि दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उसी हाथ के शेष मुड़ी हुई उंगलियां धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। जो बाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, ये नियम आपको इसमें लिख देना है। और इस हिसाब से 6 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन जो है सो आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ डायग्राम दे दिया गया है। निम्नलिखित आरेख एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। यहाँ पे आपका फिगर दे दिया, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, यहाँ पे सूर्य है और इस हिसाब से ए सी बी यहाँ पे डिनोट किया गया है। क्वेश्चन है कि जीवों के बीच स्थानांतरित होने वाले ऊर्जा के सबसे कम मात्रा व पारितंत्र में ह्रास होने वाली ऊर्जा के सबसे अधिक मात्रा को किन तीरों द्वारा दर्शाया गया है, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन में आप लिखेंगे बी और सी। कहता है किन तीरों द्वारा दर्शाया गया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बी और सी तीरों द्वारा दर्शाया गया है। पहला तो आंसर यही हो गया आपका। उसके बाद ये कह रहा है कि उदाहरण सही समझाएं, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि खरगोश द्वारा प्राप्त रासायनिक ऊर्जा का लगभग 90% उपापचय गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है और गर्मी में अपचित पदार्थ विघटित हो जाता है। केवल 10% का उपयोग नए उत्तकों की वृद्धि और निर्माण के लिए किया जाता है। बस इस हिसाब से आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद इसमें और कुछ जो क्वेश्चन है अथवा में है कि समताप मंडल में ओजोन में कमी का मुख्य कारण कुछ रसायनों का वायु में उपस्थित होना है। ऐसे किसी रसायन का नाम बताइए। तो इसका जो ए का आंसर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बी में ये क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक क्यों सोचते हैं कि भूतकाल में प्रकृति द्वारा जलवायु में उतार चढ़ाव के तुलना में मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन द्वारा जलवायु में उतार और चढ़ाव पादप और जंतुओं के लिए अधिक हानिकारक होगी। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे, क्योंकि तापमान तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए वैज्ञानिक जो है सोचते हैं कि भूतकाल में प्राकृतिक द्वारा जलवायु में उतार चढ़ाव के तुलना में मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु में उतार चढ़ाव पादप और जंतुओं के लिए अधिक हानिकारक होगा, क्योंकि तापमान तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। और इस प्रकार जो है सो 7 का जो है सो आपका बी जो है सो हो गया अथवा का क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अब सेक्शन बी हो गया आपका। सेक्शन बी में कह रहा है कि एक तत्व X हाइड्रोजन से संयोग करके यौगिक XH3 बनाता है। तत्व X को आवर्त सारणी के दाईं ओर रखा गया है। ए बताइए कि वह धातु है या अधातु। दूसरा, इसके संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और फिर इसी का बी है कि यह कौन सा तत्व है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ये धातु है या अधातु, तो सबसे पहला आंसर आप देंगे ये अधातु है, नॉन मेटल है। दूसरा देंगे कि इसके संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व है, तो ये नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, तो 2 और 5 हो गया। इस हिसाब से जो है सो संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गया, क्योंकि के कक्ष में 5 है इसलिए ये 5 हो गया। तो इस हिसाब से ये जो है सो आपका क्वेश्चन जो है सो 8वां क्वेश्चन आप इस हिसाब से बनाएंगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आप देखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों को समझाते श्रेणी को परिभाषित कीजिए। इसके 2 विशेषताएं लिखिए। एल्किन की श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम तथा सूत्र भी लिखिए। तो 9वां क्वेश्चन का आंसर देखिए।
कि हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला जिसमें समान रासायनिक गुण होते हैं और वे समान सामान्य सूत्र साझा भी करते हैं उसे समझाते श्रेणी कहते हैं। इसकी जो है सो फिर कह रहा है कि विशेषता भी बताइए। तो विशेषता क्या बताइएगा? पहला कि केवल एक ही पैरामीटर होता है, दूसरा समान संरचनाएं होते हैं। उसके बाद आपका जो है सो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जो है सो आपका प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र लिखिए। तो इसका प्रथम सदस्य एल्कीन श्रेणी के एल्कीन होता है और एल्कीन श्रेणी के जो प्रथम सदस्य होता है ये होता है एथीन C2H4 इसका सूत्र होता है। इस हिसाब से जो है सो आपका 9 का जो क्वेश्चन था वो आपको जो है सो इस हिसाब से आप लिखेंगे। इसका जो अथवा का क्वेश्चन है, अथवा का जो क्वेश्चन है तो अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि समावयव क्या होते हैं? ब्यूटेन C4H10 के दो समावयवों की संरचना बनाइए। और इसका बी क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन श्रेणी के प्रथम 3 सदस्यों के समावयवी क्यों नहीं हो सकते। तो 9 का जो अथवा का एक क्वेश्चन है कि समावयव क्या होते हैं? ब्यूटेन C4H10 के दो समावयवों की संरचना बनाइए। तो समावयव के बारे में आप सबसे पहले आप देंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं। और उसमें ये क्वेश्चन था कि ब्यूटेन के C4H10 के दो समावयवों की संरचना बनाइए। तो इसको पहला संरचना जो आप बनाएंगे, पहला संरचना जो है सो बनाएंगे इस हिसाब से 4 कार्बन आप दे देंगे C C C। इस हिसाब से ऊपर नीचे जो है सो H देंगे, इस साइड भी H इस साइड भी H। तो C4 1 2 3 4 हो जाएगा और H10 हो जाएगा 4 4 8 और 2 10। दूसरा संरचना जो आप बनाएंगे इस हिसाब से बनाएंगे। इसको आप सही ढंग से एक बार जो है सो देख लीजिएगा और इसमें आप गलती मत कीजिएगा संरचना बनाने में। संरचना आप सही ढंग से जो है सो बनाइएगा। तो इस हिसाब से जो है सो ये दो जो है सो आपका ब्यूटेन का C4H10 की जो है सो संरचना आप बनाएंगे। उसके बाद इसमें अथवा में जो क्वेश्चन है इसका जो आपका पार्ट बी है कहता है कि एल्केन श्रेणी के प्रथम 3 सदस्यों के समावयवी क्यों नहीं हो सकते। तो इसका आंसर लिखेंगे कि एल्केन श्रृंखला के पहले 3 सदस्य मीथेन, ईथेन और प्रोपेन में आइसोमेरिज्म संभव नहीं है क्योंकि उनमें क्रमशः केवल 1 2 या 3 कार्बन परमाणु होते हैं और केवल 12 या 3 कार्बन परमाणुओं के साथ यह संभव नहीं है। कार्बन परमाणु की अलग अलग व्यवस्था है। इस प्रकार जो है सो इसका 9 का जो अथवा का बी क्वेश्चन था उसका भी जो है सो जवाब आप इस हिसाब से जो है सो लिखेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है सो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सो आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो सेक्शन बी आपका पार्ट शुरू हो गया है। कह रहा है कि एक उदाहरण की सहायता से निम्नलिखित कथन की पुष्टि कीजिए। एक गुण लक्षण आनुवंशिक हो सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसका अथवा का जो क्वेश्चन है, नवजात बच्चे का लिंग संयोग की बात है, इसके लिए माता पिता में से किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। नवजात शिशु के लिंग निर्धारण को दर्शाने वाले प्रवाह आरेख की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका जो है सो अथवा से पहले का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए कि एक उदाहरण की सहायता से निम्नलिखित कथन की पुष्टि कीजिए कि एक गुण आनुवंशिक हो सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो 10वां का जो आप आंसर देंगे यहाँ पे आप दीजिए कि मटर के पौधे के साथ मेंडल के प्रयोग में
जब उन्होंने एक लंबे मटर के पौधे को एक छोटे से काट दिया तो उन्होंने पाया कि पहली पीढ़ी F1 केवल लंबे पौधे की थी। F1 संतति में कोई लघु पौधे प्राप्त नहीं हुए। हालांकि F2 पीढ़ी में लंबे और छोटे दोनों प्रकार के पौधे क्रमशः 3:1 के अनुपात में प्राप्त किए गए थे। F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण लंबाई और बौनापन विरासत में मिला था, जहां लंबा चरित्र प्रमुख लक्षण था और छोटा चरित्र आवर्ती गुण था। इस प्रकार जो है इसको आप लिखेंगे। इसका अथवा का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नवजात बच्चे के लिंग संयोग की बात है और इसके लिए माता पिता में से किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। नवजात शिशु के लिंग निर्धारण को दर्शाने वाले प्रवाह आरेख की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आरेख तो आप इस हिसाब से बनाएंगे। आरेख आप देख लीजिए किस हिसाब से आरेख जो है सो बनाया गया है। और इसका जो आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे कि यदि X गुणसूत्र ले जाने वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु को निषेचित करता है तो जन्म लेने वाली संतान लड़की होगी। इसलिए पिता का शुक्राणु ही बच्चे को लिंग का निर्धारण करता है और इस प्रकार मनुष्य में बच्चे के लिंग का निर्धारण शुक्राणु के प्रकार से होता है जो डिंब के साथ विलीन हो जाता है। चूँकि मानव पुरुष समान अनुपात में 2 प्रकार के शुक्राणु पैदा करता है, इसलिए बच्चे की 50% और महिला बच्चे की 50% संभावना होती है। इस प्रकार इसका ये डायग्राम आप देख लीजिए। डायग्राम किस हिसाब से जो है सो बनाएंगे और इस हिसाब से जो है सो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है सो 10 था। दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट जो है सो सही ढंग से पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित मिलान कीजिए। ओम का नियम, प्रतिरोधकता, विद्युत धारा। इसमें फर्स्ट में दिया है क्षेत्रफल के समानुपाती वोल्टेज, उसके बाद ए विद्युत धारा, उसके बाद थर्ड में है आवेश ऑब्लिक समय और V बराबर IR। तो आप इसका मिलान किस हिसाब से करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता दिया। एक को मिलान करना है आपको सेकेंड और फोर्थ से, यानी ओम का नियम जो है वोल्टेज ए और विद्युत धारा और जो है सो फोर्थ जो है सो आपका V बराबर IR, इससे मिलान करेंगे। बी प्रतिरोधकता को जो है सो मिलान करेंगे आप क्षेत्र और फल के समानुपाती से, और विद्युत धारा का मिलान आप जो करेंगे आवेश अपॉन में समय से। इस हिसाब से आप इसको जो है सो मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सो इसमें जो है सो आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2C आवेश का 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 वोल्ट के एक बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको तो फार्मूला पता होनी चाहिए कि W बराबर क्या होता है, Q मल्टीप्लाई T। तो इसमें Q कितना आ रहा है, 128 वोल्ट में से 118 वोल्ट घटाएंगे तो 10 आएगा। तो 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, इस हिसाब से 20 जूल हो जाएगा। और इसका जो अथवा का क्वेश्चन है, अथवा में कह रहा है कि किसी तार को मोड़ने से उसकी विद्युत प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझाइए। तो इसका ए का जो आंसर देंगे, इसका जो R बराबर हो जाएगा L अपॉन में A हो जाएगा। और इस हिसाब से बस इसमें आपको लिखने हैं कि L अपॉन में A। उसके बाद इसका जो B क्वेश्चन है कि दो असमान प्रतिरोध पार्श्वक्रम संयोजन में जुड़े हैं, दोनों के बीच विभवांतर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो B में आपको आंसर लिखने हैं कि दोनों में संभावित अंतर समान है। उसके बाद C क्वेश्चन है कि एक छात्र एक प्रयोग कर नाइक्रोम तार A और B जिनका प्रतिरोध क्रमशः RA और RB है
का 6 ग्राफ अंकित करता है जैसे कि नीचे दिया गया है। किस तार का प्रतिरोध अधिक है, और ये डायग्राम आपको बना के दिया गया है। तो किस तार का प्रतिरोध अधिक हो, तार बी का प्रतिरोध अधिक होगा। बस आपको ये आंसर लिखने हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कारण बताइए कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। ट्रेन में चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों को बदलने की प्राथमिकता दी जाती है। ये बी क्वेश्चन है। सी में कह रहा है कि हानिकारक रसायनों की सांद्रता मानवों में अधिक होती है। तो सबसे पहले कारण बताइए में ए देखिए, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, क्यों होता है। तो 13 का ए में आप लिखेंगे स्वपोषी द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा वापस और इनपुट में वापस नहीं आती है, और यह जाती है शाकाहारी में। पहला तो ये हो गया आपका, इसीलिए आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि ट्रेन में चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों को बदलने की प्राथमिकता क्यों दी जाती है। प्लास्टिक कप को बदलने की प्राथमिकता दी जाती है, उसके स्थान पर जो है सो आपका प्रयोग किया जाता है पेपर कप, क्योंकि पेपर कप जैव निम्नीय है, बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इसीलिए आपका जो है सो कहा जाता है कि प्लास्टिक कप के जगह पे पेपर वाले कप का जो है सो प्रयोग किया जाए, जबकि प्लास्टिक का कप जो है सो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीय नहीं है। इसीलिए इसके स्थान पर जो है सो पेपर कप का जो है सो प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। सी क्वेश्चन है, हानिकारक रसायनों की सांद्रता मानवों में अधिक होती है, कारण बताइए। तो इसका आंसर लिखने, क्योंकि मनुष्य खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है और हानिकारक रसायन प्रत्येक स्तर पर जमा होता रहता है और बहुत अधिक जो है सो जमा हो जाता है। इसलिए जो है सो हानिकारक रसायनों की सांद्रता मानवों में क्या होती है, अधिक होती है। अब जो है सो आपका इसका पहले आप स्क्रीनशॉट जो है सो ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो है सो 14 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सो कह रहा है आपका कि मेंडेलियन क्रॉस की F2PD के परिणामों के संबंध में दी गई तालिका देखिए। गोल व पीले रंग के बीज वाले पौधे 315, गोल व हरे रंग के बीज वाले पौधे 108, झुर्रीदार व पीले रंग के बीज वाले पौधे 101, झुर्रीदार व हरे रंग के बीज वाले पौधे 32। तो ए में बता रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि F2PD के दिए गए आंकड़ों के संबंध में F1PD के भौतिक लक्षण का प्रकार कौन सा होगा। तो इसमें आंसर आप लिखेंगे गोल और पीले रंग के बीज वाले पौधे होंगे। उसके बाद बी इसमें कह रहा है कि F2PD के लिए F2PD के दिए गए परिणाम के संबंध में पैतृक पीढ़ी के जीन लक्षणों का प्रकार कौन सा होगा। तो इसमें आंसर आपको लिखने हैं YYRR सब कैपिटल में होगा और यहाँ पे YYRR सारे स्मॉल में होंगे। इसके बाद सी क्वेश्चन का रहा है कि युग्मक क्या होते हैं। YYRR द्वारा कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसमें आप जो है सो आंसर लिखेंगे कि ये जो है सो आपका आंसर लिखेंगे कि युग्मक गैमेट्स एक जीव की प्रजनन कोशिका लिंग कोशिका है। एक झुर्रीदार और पीले रंग के बीज वाले 50% पौधे और झुर्रीदार और हरे रंग के बीज वाले 50% पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। बस ये आंसर आपको जो है सो लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 15 क्वेश्चन नंबर आपका जो है सो 15 जो है सो कह रहा है कि
अंशु ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्रित कर क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन किया। जब उसने चुंबक द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटे दिक्सूचक का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव रखा तो उसे उसमें एक बल का अनुभव हुआ। जैसे ही उत्तरी ध्रुव को मुक्त किया तो वह चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में चला गया। इस प्रकार ये फिगर बना हुआ है। एक चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से चलने के लिए उत्तरी चुंबकीय ध्रुव द्वारा अनुरेखित पथ को चुंबकीय क्षेत्र में रेखा कहा जाता है। अब उसके अवलोकन के आधार पर इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब प्रश्न आपका जो है सो क्या कह रहा है ये देखिए। पहला क्वेश्चन जो है सो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या निर्धारित करता है। तो आंसर आप लिखेंगे कि वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आपेक्षिक शक्ति दोनों का निर्धारण करता है। बी क्वेश्चन कह रहा है कि अंशु ने इस प्रकार में एक मजबूत क्षण चुंबक को एक क्षैतिज लकड़ी के बोर्ड के ऊपर लंबवत रख दिया। इस अवस्था में चुंबकीय बल रेखाओं की स्थिति क्या होगी। तो इसका आंसर लिखना है कि वे चुंबक के चारों ओर के सभी तलों पर होंगे। उसके बाद सी क्वेश्चन जो है सो आपको कह रहा है एक क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये इस हिसाब से आप जो है सो रेखाएं खींच दीजिएगा। उसके बाद अथवा में जो है सो क्वेश्चन आपको जो है सो क्या कह रहा है। अथवा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको जो है सो आप सही ढंग से जो है सो बना लेना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है आखिर क्यों। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर कंपास सुई एक ही समय में दो दिशाएं को इंगित करेगी, जो संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इस हिसाब से ये सारे के सारे प्रश्न जो है सो आपको मैं बता दिया। इसको जो है सो आप सही ढंग से कम 2 से 3 बार आप जो है सो बनाएंगे। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस पेपर को आप ज़रूर जो है सो 2 से 3 बार जो है सो आप बना लेना। हमारा जो है सो आपको गारंटी है कि इसी के आधार पे जो है सो क्वेश्चन आपको पूछेगा। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार सारे के सारे प्रश्न को आप ज़रूर बना लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है सो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।